ऑफ अ कंडक्टर। सबसे पहले यह जो डिपेंड करेगा वो लेंथ पर। यस सर। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा बाबा? लेंथ लेंथ पर। सेकंड क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया पर। क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तीसरा है टेम्परेचर पर। चौथा है मटेरियल पर। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो सबसे पहला देखो लेंथ। अगर किसी मेटल का, किसी कंडक्टिंग वायर का लेंथ अगर कम है तो वहां पर रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा। लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, यानी कि जो यहाँ है लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, लेंथ के डायरेक्ट रिलेशन में होगा रेजिस्टेंस। लेंथ के डायरेक्ट रिलेशन में होगा, यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बात समझे? और अगर क्या होता है, लेंथ अगर घटता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, बात समझे ना? तो यहाँ पर देखिए लेंथ का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है ना? सुनो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लो कि आपके पास जो है इतना बड़ा एक पाइप है। आपके पास 100 लीटर का एक ड्राम है और उस ड्राम में आपने क्या किया? उस पाइप को लगा दिया। ठीक है, एक 100 लीटर का आपके पास ड्राम है और उस ड्राम में क्या किया? आपने 1 मीटर का पाइप लगा दिया। इसका जितना पानी था इधर से गिरना शुरू हो जाएगा। यस सर। आपने फिर एक काम किया, आपने इसको वॉच से आपने इसका टाइम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? फिर से इसको क्या किया? इस छेद को आपने बंद किया और सेम थिकनेस का वही पाइप जो आपने 1 मीटर का लगाया था, अब आपने क्या किया? 100 मीटर का लगा दिया। फिर आपने टाइम कैलकुलेट किया। आपने देखा क्या कि पहले जो था, पहले पानी बहुत तेजी के साथ फ्लो कर गया था, लेकिन अब जो है टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या कि लेंथ बढ़ा तो पानी के फ्लो का टाइम बढ़ गया। पानी के फ्लो का टाइम बढ़ गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ा इसलिए करंट घट गया। तार छोटा था, सॉरी पाइप छोटा था, रेजिस्टेंस कम था, फ्लो ज्यादा था। यस सर। समझ में आ गया इस एग्जांपल से? यस सर। चलो उसी तरह से अब देखो क्रॉस सेक्शन एरिया देखो इसको बोलते हैं। ये जो पाइप है, मान लो ये पाइप है, तो ये जो एरिया है इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो इसके साथ क्या होगा? अगर एरिया ज्यादा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। क्रॉस सेक्शन एरिया कम तो रेजिस्टेंस हाई। यही वजह है कि हमारे फ्यूज में महीन से महीन, पतला से पतला तार का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। मोटा तार लगा दोगे सारा घर का अप्लायंसेस जल जाएगा, घर में भी आग लग जाएगा, लेकिन फ्यूज आराम से कहेगा नो प्रॉब्लम, मुस्कुराते रहेगा आई एम ओके। ठीक है ना? तो उसको ओके नहीं रखना है, वहां पर पतला तार का इस्तेमाल करना है ताकि वो जल्दी डिस्टर्ब हो। वो डिस्टर्ब होगा तो बाकी सब मुस्कुराएगा। जितने भी अप्लायंसेस है वो मस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, काम करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ हमने क्या पढ़ा? क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ इसका क्या रिलेशन होगा बाबा? क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटेगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो अगर घटता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होगा। समझे? यस सर। अच्छा, उसके बाद देखिए टेम्परेचर। एक बात बताओ,
आपने कभी लोहे का रॉड गर्म किया है? यस सर। गर्म किए हो तो आगे का सिरा भी गर्म होता है और पीछे का सिरा भी गर्म होता है। Yes, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोहे का जैसे अगर प्लास्टिक का कोई रॉड आपको दिया जाए गर्म करने के लिए तो अगला सिरा पिघल करके गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन पिछले हिस्सा में कुछ नहीं होता है। लकड़ी जो कि इंसुलेटर है, वही इंसुलेटर है, उसको अगर हम गर्म करते तो अगला सिरा जल के राख हो जाता है, लेकिन पिछला सिरा वैसे ही रहता है। लेकिन ऐसा मेटल में ही क्यों होता है? अगला सिरा गर्म करो तो पिछला भी हीट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो कंडक्टर होता है, हीट का भी कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होता है। तो देखो, हीट दें या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी दें, इलेक्ट्रॉन को क्या मिला? एनर्जी। एनर्जी मिला तो यू एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, ठीक है ना। तो वहां पर भी जब हम इसको टेम्परेचर दे रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रहा था। यस सर। और इधर से फिर हमने उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, तब भी उसका एनर्जी बढ़ गया। तो दोनों कंडीशन में मूव करेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करेगा और एक टेम्परेचर की वजह से मूव करेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसका स्पीड पहले तो बढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, फिर बढ़ा और बढ़ गया टेम्परेचर की वजह से। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। यानी कि अब जो आया कंडीशन, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का क्या होगा? रिलेशन जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। टेम्परेचर अप तो रेजिस्टेंस अप, टेम्परेचर डाउन तो रेजिस्टेंस डाउन, ठीक है। कंडीशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रहना चाहिए। बात समझे? यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रहेगा, टेम्परेचर राइज करेगा तो रेजिस्टेंस राइज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रहेगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डाउन होगा तो रेजिस्टेंस भी डाउन होगा, ठीक है। अब देखिए मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, सोचो अब मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इसका मीनिंग क्या है? कंडक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है मेटल ही होगा ना। हाँ, तो देखो मेटल, हमने आपको जब कंडक्टर इंसुलेटर पढ़ाया था और जब हमने दोनों की रजिस्टिविटी बताई थी तो हमने बताया था कि मेटल का जो रजिस्टिविटी होगा वो मतलब एलोय के रजिस्टिविटी से क्या होगा? कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मेटल्स होंगे वो इन कंपैरिजन एलोय वो गुड कंडक्टर होंगे, और जो एलोय होंगे वो भी कंडक्टर होंगे लेकिन पुअर कंडक्टर होंगे इन कंपैरिजन टू मेटल्स, ठीक है ना। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि अगर ये प्योर मेटल है तो रेजिस्टेंस इसका क्या होगा बउआ? लो होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर एलोय रहा, एलोय किसको बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई होगा। कंपैरिजन कहाँ से करना है? इन दोनों का आपस में करना है। बात समझे? हम लोगों को क्या पढ़ना है बउआ? अच्छा, एक बात, हम पोटेंशियल डिफरेंस जब पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया V इज इक्वल टू क्या? IR, ठीक है। तो यहाँ पर हमने R का वैल्यू निकाला V बाई I। तो ये देखो, ये भी फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका भी तो ऐसा यूनिट होगा ना। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? इसका रजिस्टिविटी होगा ओम, ठीक है ना, जिसको कि हम सिंबल ओमेगा लिखते हैं ऐसे। अगला जो हम लोगों को पढ़ना है वो है रजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, तो अभी हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करेगा? तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लेंथ के। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एरिया के, ठीक है। तो ये आप लोग मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन दो इक्वेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। ऐसा कुछ लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं? L बाई A लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। बहुत कम दे रहा है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पर एक साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया। तो इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं रो, ठीक है ना।
और यहाँ पर लिखते हैं एल और नीचे लिखते हैं ए। और देखो बाबू, इसी रो को हम क्या कहते हैं बउआ, इसी रो को हम कहते हैं रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। ठीक है ना, बात समझे। अब देखो, अगर यहाँ पर आपको रजिस्टिविटी काउंट करना हो तो आप क्या करोगे, देखो तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे रो, रो इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, आर इंटू ए, आप क्या लिखोगे, आर इंटू ए, और आर इंटू ए और डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, एल, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे बाबा, एल। यानी कि यह जो रजिस्टिविटी होगा वो किस किस पर डिपेंड करेगा, आर पर, ए पर और एल पर। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पर, किसी भी, देखो रजिस्टिविटी कहने का मतलब कि किसी भी कंडक्टिंग वायर का, किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस का कैपेसिटी क्या होगा, यानी कि रेजिस्टेंस जनरेट करने का कैपेसिटी क्या होगा, कौन ज्यादा करेगा कौन कम करेगा। तो देखो ये जो रजिस्टिविटी जिसको कि रो कहते हैं वो डिपेंड किस पर करेगा बाबू, तो उस मेटल के रेजिस्टेंस पर, बात समझ रहे हो, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर और उसके लेंथ पर। अब सुनो, इसका किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा रजिस्टिविटी का, रजिस्टिविटी यानी कि अगर ये दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ कांस्टेंट रहता है, अगर रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, रजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस को और लेंथ को कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं, एरिया को बढ़ा देते हैं, तब भी रजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। और अगर इन दोनों को कांस्टेंट रखते हैं, इसको अगर बढ़ा देते हैं, तो जितना लेंथ बढ़ाएंगे उतना रजिस्टिविटी घटेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका इनवर्स रिलेशन है। अब देखो इसकी अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो देखो इसका डिपेंडेंस किस पर है, रेजिस्टेंस पर है, एरिया पर है और लेंथ पर है। तो सुनो, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम। एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का जो होता है वो होता है मीटर। तो देखो इस एक एम से एक एम खत्म, तो यहाँ पर जो बच गया वो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। यानी कि एसआई यूनिट जो रजिस्टिविटी का होगा, रजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा बुआ, ओम मीटर, ओम मीटर। यस सर। ठीक है, तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, थैंक यू। चलो, वेलकम। थैंक्स सर।